YouTube channel All in One Academy. I am going to start this topic, figure of speech. This notes is prepared personally by me, and it I think that it will be very useful to all you guys. अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या होता है, ठीक है। व्हाट आर फिगर ऑफ स्पीच, तो उसका आंसर देखते हैं। जो फिगर ऑफ स्पीच आर लिटरेरी डिवाइसेस विच आर यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज दैट मूव बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग। मतलब ये जो लिटरली डिवाइसेस होते हैं ना, उसमें जो आइडियाज, जो पोएट्स वगैरह आइडियाज सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसी को है ना एक ही बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब पोएट्स अपना आइडिया एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। फंक्शंस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, अब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। दे इम्पार्ट ब्यूटी टू द लैंग्वेज बाय स्टिमुलेटिंग द विजुअल, ऑरल एंड सेंसरी अपील टू द वर्सेस। अब यहाँ पे देखो फिगर ऑफ स्पीच में क्या बोला गया है कि ये जो लैंग्वेज, जो भी सेंटेंस वगैरह उसमें क्या होता है, उसको खूबसूरत बनाता है, प्लस उसको स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। द विजुअल, जो उसका नजरिया है, प्लस ऑरल एंड सेंस, मतलब कोई भी जैसे सेंटेंस है हम उसको समझ कैसे रहे कि मतलब हमारा जैसे एक सेंटेंस होता है उसको पहले समझना पड़ता है कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसको इजीली वे में समझने के लिए भी हम फिगर ऑफ स्पीच का क्या करते हैं, यूज करते हैं। द रीडर इज मेड टू यूज हिज इमेजिनेशन टू क्रिएट रिच मेंटल पिक्चर्स। दे प्रोवाइड फ्रेशनेस ऑफ एक्सप्रेशंस एंड क्लैरिटी ऑफ मीनिंग। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस का फ्रेशनेस प्रोवाइड करते हैं, प्लस क्लैरिटी ऑफ मीनिंग। कोई भी सेंटेंस की जो मतलब कोई भी सेंटेंस कहना क्या चाहता है वो इजीली हम फिगर ऑफ स्पीच से पहचान सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज इन द पोएटिक एज वेल एज इन एवरी डे लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूसेज कहाँ पे है, इसको हम मतलब है ना पोएम्स में भी यूज करते हैं, प्लस एवरीडे लैंग्वेज वगैरह में भी यूज करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ स्पीचेस एंड डिबेट्स कैन ऑल्सो बी एनरिच विद द यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। मतलब यहाँ पे एनरिच मतलब सिंपल सा समझ लो कि डेवलप। स्पीचेस एंड डिबेट्स को और ज़्यादा भी हम डेवलप कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इन शॉर्ट, फिगर ऑफ स्पीच मेक द लैंग्वेज मोर कलरफुल, डेस्क्रिप्टिव एंड इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल बनाता है, प्लस डेस्क्रिप्टिव मतलब इन डिटेल वगैरह में रहता है, एंड इंटरेस्टिंग क्या करता है, कोई भी जैसे टॉपिक्स वगैरह रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वगैरह बनाता है, क्या, फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच देख लो। बस ये जानकारी रखना कि ऑलमोस्ट देयर आर 200 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इन दिस चैप्टर वी विल बी कवरिंग अ फ्यू ऑफ देम। ये जो पूरे फिगर ऑफ स्पीच का ये देखो शॉर्ट्स में नाम जो दिया गया है, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऐड कर लें, यहाँ पे हम और इन्वर्जन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और अंडरस्टेटमेंट जो है उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्या, लिटोर्स। क्या करेंगे, लिटोर्स। अब देखो यहाँ पे यूजेस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो है उसका यूजेस कहाँ पे आता है, हमको पता है लिटरेचर में, लिटरेरी डिवाइस वगैरह में जो पोएट अपने आइडिया वगैरह को एक्सप्रेस करते हैं उसी सब में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच लैंड फ्रेशनेस टू द लिटरेचर by departing from the usage of the plain words. They spur the reader to use their imaginative power. ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ना हेल्प करता है रीडर्स को कि हाँ मतलब जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। दे अपील टू द एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज ऑफ द रीडर। हम जो जैसे हम रीडर हैं, हम क्या है, रीडर हैं। हम जब कोई भी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसको किस हिसाब से सेंस कर पा रहे हैं, उसको किस हिसाब से समझ रहे हैं, उसको मतलब रियलिस्टिक बनाता है क्या, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। मतलब अच्छे तरीके से कोई भी सेंटेंस को समझ पाए उसको मदद कौन करता है, फिगर ऑफ स्पीच करता है। दे हेल्प द राइटर्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इन वेराइटी ऑफ वेज। वो जैसे अब क्या होता है कि कोई भी राइटर, कोई भी मान लो पोएट है, वो डायरेक्टली भी अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकता है, और जो फिगर ऑफ स्पीच की मदद से वो क्या करता है, अलग अलग तरीकों से अपने आइडिया को एक्सप्रेस करता है। विदाउट फिगर ऑफ स्पीच, वर्क्स ऑफ लिटरेचर सच एज पोएम्स, ड्रामा, नॉवेल्स एंड स्पीचेस, मतलब बिना फिगर ऑफ स्पीच के ये जो लिटरेचर के वर्क होते हैं, जैसे लेखक का कुछ वर्क वगैरह जैसे होता है, जैसे पोयम हो गया, ड्रामा हो गया, नॉवेल्स एंड स्पीचेस वगैरह, में साउंड मोनोटोनस एंड अनइंटरेस्ट। मतलब ये बहुत ज़्यादा फालतू टाइप लगेगा, एंड ऐसा भी लगेगा कि अनइंटरेस्टिंग स्टोरी वगैरह, अनइंटरेस्टिंग पोयम वगैरह है, ठीक है। मतलब
कोई भी पोयम, कोई भी नोवेल वगैरह हो, उसमें फिगर ऑफ स्पीच का हमेशा यूज़ होता है, ठीक है। और जो क्या बताता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाता है। अब यहाँ पे हम पहला अपना जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि बहुत ही कॉमन यूज हुआ जाता है एंड इम्पोर्टेंट भी है, सिमिली, ठीक है। Simile is a figure of speech which directly compares two things which may have similar qualities। यहाँ पे देखो, अगर बताया जाए सिंपल वे में, सिमिली में क्या होता है, टू डिफरेंट थिंग्स को कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। सिमिली में क्या होता है, टू डिफरेंट थिंग्स को कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। इट एम्प्लॉयज द यूज ऑफ द वर्ड्स सच एज लाइक और एस। यहाँ पे कंपैरिजन में कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, लाइक और एस। कोई भी सेंटेंस में अगर लाइक और एस यूज हुआ है तो हमें समझ जाना है कि इसमें क्या है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द प्रिजनर्स लैंग्वेज लाइक केज्ड एनिमल्स, ठीक है। द प्रिजनर्स लैंग्वेज लाइक अ केज्ड एनिमल्स। यहाँ पे देखो लाइक यूज हुआ है, क्या मीनिंग है यहाँ पे, देखो क्या हुआ है, लाइक यूज हुआ है, तो इसलिए क्या है ये, क्या ये सिमिली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिमिली कैसे, यहाँ पे कंपैरिजन किसका किसका हो रहा है, प्रिजनर्स का, कैदी का एंड एनिमल्स का, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे देखो, मनीष इज एज थिन एज रीड, ठीक है। मनीष इज एज थिन एज रीड। अब यहाँ पे देखो मनीष का कंपेयर किया गया है रीड के साथ, और ऐसा बताया गया कि देखो यहाँ पे कंपैरिजन किसके, मैंने बोला था कि जो सिमिली होता है उसमें टू डिफरेंट थिंग्स के कॉमन क्वालिटी बेसिस पे कंपैरिजन होता है। यहाँ पे टू डिफरेंट थिंग्स क्या है, मनीष है और रीड है, वो कॉमन क्वालिटी क्या है, थिन। तो यहाँ पे दोनों दो अलग चीज़ का एक कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और जब ऐसा सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमिली बोलते हैं। और सिंपल वर्ड में जानना है कि कोई भी सेंटेंस में अगर लाइक और एज यूज हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। देखो कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, बाबर वॉज बोल्ड एज लायन। बाबर जो है वो लायन की तरह क्या था, मजबूत था, ठीक है। यहाँ पे अब देखो बाबर और लायन की जो क्वालिटी वो इक्वल बताया गया, बोल्ड, ठीक है। सुरजीत इज प्राउड लाइक अ पीकॉक। सुरजीत जो है वो एक मोर की तरह क्या करता है, गर्व महसूस करता है। कैसे, जैसे मोर होते हैं वो एक तो गर्व महसूस करेगा क्योंकि सुंदर है, प्लस वो नेशनल बर्ड भी है, ठीक है। और जो सुरजीत है, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, सुरजीत और पीकॉक का कंपैरिजन हो रहा है, और कॉमन क्वालिटी क्या है, प्राउड, ठीक है। द वाटर वॉज एज क्लियर एज ग्लास। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन किसका हो रहा है, वाटर का और ग्लास का। कॉमन क्वालिटी क्या है, क्लियर, मतलब वाटर और जो ग्लास है वो क्या है, दोनों ही क्या है, क्लियर है, बहुत ज़्यादा साफ है, ठीक है। सी साइंस लाइक अ स्टार। अब यहाँ पे देखो स्टार और सी, मतलब वो लड़की की कंपैरिजन हुई कि स्टार और ये जो लड़की है सी, ये दोनों क्या करते हैं, मतलब ये जो लड़की है शी साइंस लाइक अ स्टार, मतलब ये जो लड़की है वो स्टार की तरह क्या करती है, चमकती है, ठीक है। हाँ देखो आगे क्या होता है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, मेटाफर है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है, मेटाफर। देखो सिमिली और मेटाफर एक दूसरे जैसे सेम ही रहते हैं, बट इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज। मतलब ये जो मेटाफर है उसमें कंपैरिजन तो होगा, पर ये जो लाइक है और एज वर्ड्स है उसको यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको इम्प्लाइड सिमिली भी बोलते हैं। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच मेक्स अ डायरेक्ट इक्वेशन, डायरेक्ट कंपैरिजन जिसको बोलते हैं, बिटवीन टू थिंग्स विच शेयर सिमिलर क्वालिटीज़। मतलब जो दोनों अलग अलग कंपैरिजन होता है, डायरेक्टली कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स, और जिसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, सिमिलर, मतलब सेम होती है। एग्जांपल देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखो इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली। अनलाइक सिमिलीज मेटाफर डू नॉट यूज द वर्ड्स सच एज और लाइक। जैसे मैंने बताया कि ये जो मेटाफर है इसमें है ना, सिमिली की तरह लाइक और एज वर्ड वगैरह नहीं यूज होता है, यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर करते हैं विथ अ बेस ऑफ कॉमन क्वालिटी। देखो एग्जांपल, माय ओल्ड एम्प्लॉयर वॉज द डेविल इनकारनेट, ठीक है। माय ओल्ड एम्प्लॉयर वॉज द डेविल इनकारनेट, ठीक है। यहाँ पे जो ओल्ड एम्प्लॉयर है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, डेविल के साथ। तो सिंपल सा ये होता है कि यहाँ पे कंपैरिजन तो होगा दो लोग के बीच में, दो थिंग के बीच में या टू पर्सन्स के बीच में, पर यहाँ पे लाइक और एस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और जो कंपैरिजन भी होगा वो भी क्या होगा, कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे। द पेन इज द टंग ऑफ द माइंड। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया है, द पेन इज द टंग ऑफ माइंड। देखो द पेन इज इक्वेटेड विद द टंग या माइंड। इसका मतलब क्या बोला गया, जो कलम है वो मन की जुबान है, जो कलम है वो मन की जुबान है। तो अब यहाँ पे देखो पेन का कंपेरिजन किसके साथ किया गया है, जुबान के साथ। पेन का कंपेरिजन किसके साथ किया है, जुबान मतलब टंग के साथ, ठीक है।
डायरेक्ट कंपैरिजन। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, कैरी इट ऑन। मतलब जो लाइफ है वो एक स्ट्रगल की तरह है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, उसको कैरी आउट का मतलब उसके साथ चलना चाहिए, ठीक है, मतलब आदत डाल लेनी चाहिए, उसको फेस भी करना चाहिए। लाइफ के साथ, लाइफ को किसके साथ कंपेयर किया गया है, स्ट्रगल के साथ। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। तो मतलब ऊँट को किसके साथ कंपेयर किया गया है, शिप के साथ, ठीक है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन। कहीं पे भी टू डिफरेंट थिंग्स का जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग एज और लाइक, इट इज नोन एज मेटाफर, ठीक है। रिवेंज इज द वाइल्ड जस्टिस, अवॉइड इट का मतलब है जो बदला लेना वो क्या है, शैतानी जस्टिस, मतलब इंसाफ, ठीक है, शैतानी इंसाफ है, हमें उसको क्या करना चाहिए, उसे बच के रहना चाहिए, मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। लाइफ इज़ अ चैलेंज, फेस इट बोल्डली। लाइफ जो है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, चैलेंज के साथ। मतलब जो लाइफ है वो कैसा है, चैलेंज की तरह है, उसको क्या करना चाहिए, हमें फेस करना चाहिए हिम्मत के साथ। अब आता है हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, जिसका नाम क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो आता है उसमें सिंपल सा यही होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है। मतलब जिसके ऐसे थिंग्स जिसके अंदर जीव वगैरह ना हो, और जो एनिमल्स हैं उनको है ना ह्यूमन, हम इंसानों की क्वालिटीज़ दी जाती है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच वेयर ह्यूमन क्वालिटीज़ और एक्टिविटीज़ आर एट्रीब्यूटेड, मतलब देना, टू एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। कुछ आइडियाज़ एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स को जब ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पर्सोनिफिकेशन। ह्यूमन क्वालिटीज़ जैसे मान लो बोलना, दौड़ना, हाँ ठीक है, जंप करना, बात करना, देखना, सांस लेना, ये सब किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटीज़, ठीक है। थ्रू पर्सोनिफिकेशन राइटर्स एंड पोएट्स ऑफर अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू द रीडर। रीडर्स रिलेट टू द इनएनिमेट एज दे वुड रिलेट टू ह्यूमंस। मतलब जो इनएनिमेट मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको किसके साथ रिलेट करते हैं, लिविंग बींग्स के साथ, मतलब जो हम ह्यूमंस हैं उनके साथ। पहला एग्जांपल देखो, द स्काई इज वेप्ट। मतलब जो आसमान है वो क्या कर रहा है, रो रहा है। और क्या आसमान कभी रोता है, नहीं, मतलब हम बारिश की बात कर रहे हैं, क्या आसमान से बारिश होता है, ठीक है, पर आसमान कभी रोता है, नहीं। तो जो रोने की जो कार्य है, मतलब जो रोने का प्रोसेस, वो कौन रोता है, हम इंसान रोते हैं, ठीक है। तो ये जो क्राइंग है वो किसकी एक्टिविटी है, एक ह्यूमन बींग की एक्टिविटी है। एंड जो स्काई वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। सेकंड, बी योर एरोगेंस बिट्रेड यू टुडे। अब यहाँ पे देखो, जो योर एरोगेंस बिट्रेड यू टुडे, यहाँ पे देखो एरोगेंस इज सेड टू हैव द एबिलिटी टू बिट्रे, ठीक है। यहाँ पे ये ह्यूमन क्वालिटीज बताया गया है एरोगेंस को, ठीक है। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स देख लेते हैं। द नाइट एम्ब्रेसेस द डे विथ हर डार्क मैजिक आर्म्स। यहाँ पे दो दो चीज़ें देखो, एम्ब्रेसेस मतलब वहाँ पे हक करने की बात हो रही है, प्लस डार्क मैजिक आर्म्स। नाइट के पास कोई भी अपना खुद का आर्म्स नहीं होता, ना ही वो हक करती है, ठीक है। ये जो हक करना और आर्म्स है वो ह्यूमन क्वालिटीज़ है, ठीक है। जो नाइट है मतलब जो रात है, वो डे को क्या कर लेता है, कवर करके हक कर लेता है विथ हिज मैजिक आर्म्स। मतलब जो रात है वो अपने जादुई भुजाओं से तो जो दिन है उसको क्या कर लेता है, गले लगा लेता है, मतलब कवर कर लेता है। द स्टार्स विंग्ड इन द नाइट स्काई। जो स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लिंक करते हैं इन द नाइट स्काई। अब देखो ब्लिंक मतलब अगर देखा जाए तो चमकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और ब्लिंक की मीनिंग होती है, सिंपल सा क्या होता है कि झपकना, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्स हैं उनको विंग्ड, मतलब ये झपकने की ये जो क्वालिटी वो किसकी है, ह्यूमन बींग्स की, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, पर्सोनिफिकेशंस। द फ्लावर्स डांस इन द विंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, द फ्लावर्स डांस इन द विंड्स। क्या फ्लावर्स कभी हवा में नाचती हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। विंड अगर तेजी से ब्लो करता है तो ये लोग क्या करते हैं, लहराते हैं, ठीक है। तो ये जो डांस करने की प्रथा है वो किसकी है, हम ह्यूमन बींग्स की, ना कि कोई फ्लावर्स की, इसलिए ये कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन। आई फेल्ट लाइक द फूड कैप्ट कॉलिंग मी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो खाना है वो मुझे पुकार रहा है। खाना कभी किसी को पुकारता है, नहीं पुकारता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, ये पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट वन इज सेनेकडॉक। ये बहुत ही कम पूछा जाता है, बट हमें याद रखना है कि सेनेकडॉक क्या होता है, ठीक है। सेनेकडॉक इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ पार्ट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल। एक वर्ड में एक छोटा सा पार्ट पूरे सेंटेंस या पूरे पार्ट को डीपली में क्या करेगा, सिग्निफाई, दर्शाना, ठीक है, क्या करेगा, दर्शाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल, द फैमिली हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। यहाँ पे जो फैमिली है उसके पास बहुत सारे मेंबर्स हैं खाना खिलाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द फैमिली बोला गया है, ठीक है।
परिवार के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्या करना, खाना खिलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सैनिक डॉग कैसे हो गया, क्योंकि ये जो फैमिली है वो, ये जो देखो ये जो माउथ है, ये क्या है, माउथ बोला गया है। ये जो माउथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। मतलब एक छोटा सा वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अ बिग पार्ट को, तो उसको क्या बोला जाता है, सैनिक डॉग। नेक्स्ट एग्जांपल, टू हेड्स आर बेटर देन वन का मतलब क्या होता है कि एक बोलते हैं ना कि एक से भले दो, तो यही एग्जांपल दिया है कि एक से भले दो होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ और सैनिक डॉग का एग्जांपल देखो, व्हील्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्स को, ठीक है। हैंड्स किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रू मेंबर्स ऑन अ शिप। जो सूट्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, द सूट्स वर इन अ मीटिंग, मतलब मीटिंग में यूज़ करते हैं उसको सूट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सूट्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेसमैन को, ठीक है। ब्रेड किसको रिप्रेजेंट करता है, फूड को। फेस किसको रिप्रेजेंट करता है, क्राउड को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दे दिया गया है कि देयर वर मेनी फेसेस इन द क्राउड, मतलब इस भीड़ में इंसान के कई सारे फेस हैं, ठीक है। कुछ पॉपुलर एग्जांपल है, देखो वाइट हाउस, वाइट हाउस कहाँ पे है, अमेरिका में है, ठीक है। तो वाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट, क्या वाइट हाउस का भी स्टेटमेंट, कोई भी रेगुलेशन या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पास करता है, नहीं। तो वहाँ के कौन पास करते हैं, या तो वाइट हाउस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट को या फिर प्रेसिडेंट को, ठीक है। हमने सैनिक डॉग में क्या देखा था कि एक छोटा सा वर्ड पूरे होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो व्हाइट हाउस है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे यूएस गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को। आई गॉट न्यू व्हील्स, अब न्यू मैंने बताया था कि न्यू व्हील्स मतलब क्या होता है, कार, मतलब मैंने एक नया कार खरीदा, ठीक है। ही इज़ अ हायर्ड गन, ही इज़ अ हायर्ड गन, ठीक है। यहाँ पे बस सैनिक डॉग में यही याद रखना है कि जो एक स्मॉल पार्ट ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट द होल, मतलब एक छोटा सा पार्ट एक सेंटेंस में वर्ड रहेगा, वो क्या करेगा, पूरे सेंटेंस या पूरे वर्ड क्या करेगा, वर्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर एपिथेट, ये भी बहुत ही कम यूज़ होता है, बट थोड़ा बहुत है ना, मतलब हमको इसको ध्यान देना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। Transferred epithet is a figure of speech where a quality of one noun is ascribed to another। यहाँ पे क्या होता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटीज ऑफ नाउन प्रोनाउन बताता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे जो ट्रांसफर एपिथेट है ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ वेयर अ क्वालिटी ऑफ वन नाउन इज एस्क्राइब टू अनदर, मतलब एक नाउन से दूसरे नाउन की क्वालिटी बताया जाता है, ठीक है। एक नाउन दूसरे नाउन की क्या करता है, क्वालिटी बताता है। बाय डूइंग सो द एडजेक्टिव इज ट्रांसफर टू अ नाउन, यहाँ पे क्या होता है, इसी इसी के बदौले जो एडजेक्टिव है वो नाउन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब जो क्वालिटी हो किसको ट्रांसफर कर देंगे, नाउन, इसलिए इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोला जाता है। मतलब जो क्वालिटी है मतलब जो एडजेक्टिव है उसको किसको ट्रांसफर कर देंगे, नाउन, मतलब कोई भी नाम वगैरह को, टू विच इट डज नॉट बिलोंग, और जो क्वालिटी है उसको बिलोंग करता कभी भी नहीं है। देखो फर्स्ट एग्जांपल, फिलिप्स हैप्पी डेज आर हियर अगेन, अगर इसका मीनिंग देखा जाए कि जो फिलिप्स है उसका खुशी के दिन वापस आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिलिप इज द वन हु इज हैप्पी, यहाँ पे खुश कौन है, फिलिप है, बट द नाउन डेज इज एस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, पर यहाँ पे जो नाउन डेज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्पीनेस को। या देखो हैप्पी डेज बोला गया है, क्या बोला गया है, हैप्पी डेज, मतलब डेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्पी को, ठीक है। प्रीति हैज़ कमिटेड टू मैनी केयरलेस मिस्टेक्स, ठीक है। जो प्रीति है उसने बहुत सारी केयरलेस गलतियाँ की हैं, ठीक है। हियर प्रीति इज द वन हु इज केयरलेस, हमको पता है कि यहाँ पे जो प्रीति है वो कैसी है, केयरलेस है, मतलब ध्यान नहीं उतना देती है, ठीक है। बट द द क्वालिटी द क्वालिटी इज ascribed टू द नाउन मिस्टेक्स, यहाँ पे किसको क्वालिटी दिया गया है, मिस्टेक, क्योंकि जो मिस्टेक्स है वो गलती तो करेगी, पर यहाँ पे वर्ड भी क्या यूज़ किया गया है, केयरलेस, ठीक है। पॉपुलर एग्जांपल देख लेते हैं, वी हैड टू पास मैनी स्लीपलेस नाइट, यहाँ पे देखो स्लीपलेस नाइट्स बोला गया है, ठीक है। नाइट से प्लस उसके साथ क्वालिटी क्या बता रहा है, स्लीपलेस, ठीक है। वी वर गिवन हेल्पफुल फूड एंड कंफर्टेबल लॉजिंग, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों है, हमने क्या देखा था कि उसके अंदर क्या होता है, नाउन को क्वालिटीज़ वगैरह दिया जाता है, मतलब एडजेक्टिव्स को ट्रांसफ़र कर दिया था टू द नाउन, बट वो एग्जैक्टली उसको रिलेट करता नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी क्या है, देखो हेल्पफुल है प्लस कंफर्टेबल है, सेकंड सेंटेंस, वी आर गिवन हेल्पफुल फूड एंड कंफर्टेबल लॉजिंग, मतलब हमें अच्छा खाना दिया जाता है प्लस अच्छा रहने के लिए जो सामान वगैरह है वो सब दिया जाता है, ठीक है। हेल्पफुल एंड कंफर्टेबल यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, क्वालिटी बता रहा है। फिशरमैन
फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठीक है। द फिशरमैन, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो मछुआरे होते हैं वो कोल्ड सी में, देखो यहाँ पे क्यों बोला गया है, द फिशरमैन आर कोल्ड हार्टेड नॉट द सी, मतलब फिशरमैन को यहाँ देखो कोल्ड सी के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो अलग ही बन रहा है, क्या, द फिशरमैन आर कोल्ड हार्टेड, मतलब एक ठंडे दिल के इंसान होते हैं मछुआरे, नॉट द सी, सी कभी भी ठंडे हार्ट का मतलब एक बोलते हैं ना कि काइंड टाइप का नहीं होता है, अच्छे दिल का नहीं होता है, बल्कि अच्छे दिल का कौन होता है, फिशरमैन होता है। मतलब यहाँ पे फिशरमैन की क्वालिटी बताइए अलग सब अलग नाउन यूज़ करके, ठीक है। वॉट्स देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फेट, ये फोटोग्राफ पोयम है, स्टैंडर्ड 12th में उसका यूज़ किया गया है कि जो फिर देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, द फीट आर नॉट ट्रांजिएंट्स, जो हमारे पैर जो बोलते हैं ना कि एड़ी वगैरह होती है वो कभी भी ट्रांजिएंट नहीं होती है, मतलब टेम्परेरी नहीं होती है। द एक्सपीरियंस ऑफ वॉशिंग देम इज, पर जो उसका एक्सपीरियंस है वो हो सकता है कि मतलब हम मान लो कहीं पैर कभी क्या करते हैं, अगर मान लो समुद्र पे समुद्र के किनारे हैं, वहाँ हम लोग चल रहे हैं तो हमारे पैरों का छाप पड़ जाता है, पर जैसे ही लहर आता है तो हमारे छाप को क्या कर देती है, गायब कर देती है, तो इसलिए उसको क्या बोला गया है, ट्रांजिएंट फीट बताया गया है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या बोला गया है कि ट्रांसफर एपिथेट में क्वालिटीज को ट्रांसफर कर देते विद द नाउन, बट उससे रिलेट होता नहीं है। मेटोनॉमी, अब देखो यहाँ पे मेटोनॉमी क्या होता है, मेटोनॉमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्स अ थिंग नॉट बाय इट्स ओन नेम बट द समथिंग एसोसिएटेड विथ, सिंपल से कोई भी चीज को उसके नाम से नहीं बुलाएंगे, कोई भी चीज को उसके नाम से नहीं बुलाएंगे, बल्कि उससे कनेक्टेड कुछ चीज रहेगा उसका नाम लेंगे, ठीक है। वापस रिपीट करो, मेट्रोनॉमी में क्या होता है, कोई भी चीज़ को उसके नाम से नहीं बुलाएंगे बल्कि उससे कनेक्टेड कुछ नाम रहेगा उससे बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को कभी है ना मोस्ट ऑफ करके उसके नाम से नहीं बुलाते हैं, उससे कुछ अलग चिढ़ाने वाला जो नाम होगा उससे बुलाते हैं, ठीक है। उसको मेटानॉमी का एग्जाम अगर मेटानॉमी को अच्छे से याद रखना है तो फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लो कि हम फ्रेंड्स को ज़्यादातर करके कोई मॉकिंग वाला नाम होता है उससे बुलाते हैं, ठीक है। It is not to be confused with the snake dog because the term used to describe another is not a part of it. मतलब देखो ये स्नेक डॉग की तरह नहीं है, ये स्नेक डॉग की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ना द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अनदर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, यहाँ पे जो ये टर्म यूज होता है दूसरे को डिस्क्राइब करने के लिए, दूसरे पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, इज नॉट पार्ट ऑफ इट, वो उसका पार्ट नहीं होता है। कैसे, देखो एग्जांपल्स देखते हैं। यूरोप हैज़ ओपन इट्स डोर टू द इमिग्रेंट्स, इसका देखो हिंदी मीनिंग क्या है कि देखो हमने हमने यहाँ पे सबसे पहले मेटानॉमी में क्या देखा था कि वो खुद के नाम से नहीं बल्कि एक ऐसा एसोसिएटेड नाम यूज़ करेंगे, मतलब खुद का नाम नहीं बल्कि दूसरा चीज़ रहेगा जो उसके एसोसिएटेड रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा। देखो यूरोप हैज़ ओपन इट्स डोर टू द इमिग्रेशन, क्या कभी यूरोप परमिशन देगा, नहीं, यूरोप की जो गवर्नमेंट्स है वो परमिशन देंगी ना। यूरोप हैज़ ओपन इट्स डोर टू द इमिग्रेंट्स, मतलब जो यूरोप है उसने क्या किया है, दरवाज़ा खोल दिया है, दरवाज़ा खुला रख दिया है जो भी इमिग्रेंट्स मतलब यहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए। अब देखो यहाँ पे जो यूरोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूरोपियंस को, ठीक है। यहाँ पे देखो यूरोप इज़ द मेटोनॉमी फॉर यूरोपियन गवर्नमेंट और द पीपल ऑफ यूरोप, मतलब यूरोपियन गवर्नमेंट या तो पीपल ऑफ यूरोप क्या किए हैं, अपना दरवाज़ा खोल दिए हैं, अपने देश का दरवाज़ा खोल दिए हैं कि हाँ यहाँ पे यात्री मतलब जो घूमने वाले ट्रैवलर्स वगैरह वो आ जा सकते हैं। कोर्ट हैज़ इशूड अ सम्मन, अब यहाँ पे देखो द कोर्ट इज़ द मेटोनॉमी, यहाँ पे जो कोर्ट है वो मेटोनॉमी है, क्यों, फॉर द जज, मतलब जो जज है वही तो मतलब जो केस वगैरह है उसको इशू करते हैं, ठीक है। पॉपुलर एग्जांपल्स देख लो, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि इसमें स्मॉल पार्ट जो मतलब सिंपल सा क्या होता है कि इसमें उसके ओरिजिनल नेम से नहीं बोलेंगे, इसमें उसके ओरिजिनल नेम से नहीं बोलेंगे बल्कि समथिंग उससे रिलेटेड रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा, वो नाम से सेंटेंस में लिखा रहेगा। अब देखो जो पेन है वो मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, राइटर्स यूज़ करते हैं, जो स्वॉर्ड है वो कौन यूज़ करते हैं, सोल्जर्स वगैरह, ठीक है। तो द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, मतलब जो पेन है वो छोटा है एज कम्पेयर टू द स्वॉर्ड से, ठीक है, जो पेन है। अब ये अब यहाँ पे देखो ये क्यों है, देखो फॉर एग्जांपल पेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइटर्स को, ठीक है। मैंने बोला था एक वर्ड यूज़ किया जाएगा बट उससे उसका ओरिजिनल नेम नहीं लियो यहाँ पे मेंशन रहेगा बल्कि ऐसा चीज़ उससे एसोसिएटेड रहे, तो पेन किससे एसोसिएटेड है, राइटर से,
जो स्वॉर्ड है वो किससे एसोसिएटेड है, सोल्जर से। आफ्टर द किंग्स डेथ हिज सन सक्सीडेड द थ्रोन। अब हमें पता है कि ये किसकी बात करें। देखो जैसे ही किंग की डेथ होगी तो उसका जो बच्चा है वो क्या करेगा, आगे राज्य संभालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो किंग है वो क्या है, थ्रोन। थ्रोन को किसके मतलब बोला गया कि मतलब किंग, मतलब सिंपल सा क्या होगा कि ये जो द थ्रोन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि मतलब हाँ, जैसे ही राजा की मृत्यु हो गई तो जो राजा का बच्चा है वो क्या करेगा, पूरे साम्राज्य को संभालेगा। आई एम रीडिंग कालिदास दीज डेज। अब यहाँ पे देखो इसमें भी क्या बोला गया है कि मैं कालिदास के काम को पढ़ रहा हूँ, ना कि कालिदास को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। काली क्या करेगा, कालिदास के काम को पढ़ेगा। जो भी मान लो कालिदास ने कुछ लिखा है, कालिदास के कुछ फेमस वर्क्स वगैरह हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, कालिदास के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज पन। देखो सिमिलर और सेम साउंड रहेगा। पन में क्या रहेगा, सिमिलर और सेम साउंड रहेगा। पन इज द फिगर ऑफ स्पीच वेयर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड्स आर एक्सप्लॉइटेड और फॉर पोएटिक और कॉमिक इफेक्ट। कॉमिक मतलब मजाक करने के लिए, ठीक है। पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे है ना सेम वर्ड के मल्टीपल्स मीनिंग यूज किए जाते हैं। सेम वर्ड याद रखना, पन मतलब क्या होता है, सेम वर्ड्स सेम साउंड के मल्टीपल्स मीनिंग वगैरह यूज़ किया जाता है ताकि थोड़ा बहुत जो पोइटिक है उसको क्या करें, एक्सप्लॉइट कर सके, प्लस उसको क्या कर सके, थोड़ा बहुत उसमें हंसी मजाक ऐड कर सकें, ठीक है। इट इम्पार्ट्स अ डबल मीनिंग ऑफ द वर्ड इन अ विटी मैनर। मतलब एक बोलते हैं ना कि डबल मीनिंग वर्ड यूज़ कर लेते हैं। कोई भी सेंटेंस में जब डबल मीनिंग वर्ड यूज़ होता है, कोई भी सेंटेंस में जब डबल मीनिंग वर्ड यूज़ होता है थोड़ा मजाक वगैरह के लिए, उसको क्या बोला जाता है, पन बोला जाता है। इट एक्सप्लॉइट्स बोथ द लिटरल एंड द फिगरेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड। वो पूरे वर्ड्स जो सेंटेंस रहता है उसको क्या कर देता है, एक्सप्लॉइट कर देता है, ठीक है। मतलब जिस तरह से होना चाहिए उस तरह की हो सकता नहीं है। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो इजीली समझ आएगा। A pessimist's blood type is always बी नेगेटिव। बी नेगेटिव यहाँ पे देखो मजाक में या कॉमिक वे में क्या बोला गया है कि बी नेगेटिव, जो कि बी नेगेटिव नहीं क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। इट इज प्ले ऑन द वर्ड्स नेगेटिव बिकॉज पेसिमिस्ट ऑलवेज हैव नेगेटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ। मतलब उनके पास हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव आउटलुक ही रहता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। अब यहाँ पे देखो क्या, थोड़ा मजाक नहीं बोलते हम, इसमें बोला था कि कॉमिक सेंस में इसलिए यूज़ किया जाता है कि एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। मतलब जो एलिफेंट है, जो हाथी है, उसका सलाह जो रहता है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। क्यों, द वर्ड वेट स्टैंड फॉर द एलिमेंट्स वेट इन द लिटरल सेंस एंड फॉर द फिगरेटिव सेंस। मतलब यहाँ पे देखो बस ऐसे मजाक वे में बोला गया है, लिटरल सेंस के लिए बोला गया, लिटरेचर में यूज़ किया गया है कि वो हाथी का क्या होता है, जो सलाह होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई अगर पर्सन सलाह देता है तो बहुत ज़्यादा क्या बोल रहे हैं कि उसका वेट जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। वेदर द लाइफ इज वर्थ लिविंग और नॉट डिपेंड्स ऑन द लीवर। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो लीवर, लिविंग एंड लीवर, लिविंग एंड लीवर, ली क्या हो रहा है, रिपीट। मैंने बोला था साउंड्स भी अगर वो ऐसे रिपीट करेंगे तो वो भी क्या है, सेम है। 10 horses हैव 24 legs। फोर मतलब यहाँ पे वो फोर वाला नहीं, उसमें मतलब 4 legs मतलब आगे वाले पैर, ठीक है। तो 10 horses से कितने हैं, 20 पैर हैं आगे वाले, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूफेमिज्म। अब देखो यूफेमिज्म्स क्या होते हैं। यूफेमिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑफेंसिव और हार्श वर्ड इज सब्स्टिट्यूट विद अ माइल्डर वन। मतलब एक खराब, एक बोलते हैं ना कि ऑफेंसिव वर्ड, खराब वर्ड्स वगैरह, ठीक है, उसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक अच्छे मतलब थोड़ा बेहतर वर्ड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यूफेमिज्म में क्या होता है, ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ सेंटेंस में एक खराब वर्ड की जगह पे एक अच्छे और मतलब अच्छे शब्द से क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। मतलब एक खराब वर्ड को किससे रिप्लेस कर देते हैं, अच्छे वर्ड से, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। By using a euphemism, the writer or the poet makes the unpleasant sound poetic and polite. देखो बेस्ट एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखो द शर्मास डॉग वॉज पुट टू स्लीप। अब यहाँ पे देखो पुट टू स्लीप एक अच्छा शब्द है, ठीक है, एक पोलाइट शब्द है, बट यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है पता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, किल्ड, मतलब मर जाना, ठीक है।
द शर्मा's डॉग वॉज पुट टू स्लीप बिकॉज इट वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। जो शर्मा जी हैं उनका कुत्ता क्या हो गया था, मर गया था। उनका जो कुत्ता है वो क्या हो गया था, मर गया था। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब पेन के मारे क्या हो गया, जो शर्मा का डॉग है वो क्या हो गया, मर गया। तो यहाँ पे जो पुट टू स्लीप है वो तो एक अच्छा शब्द है, पर उसको रिप्लेस किए किससे किया गया, एक हार्श शब्द जो क्या था, किल्ड, मतलब बुरा शब्द था। ठीक है। लेट अस ऑफर अ प्रेयर इन द मेमोरी ऑफ दोज डिपार्टेड। डिपार्टेड मतलब जो चल बसे। ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं ना कि डेड, उसको डिपार्टेड वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेड को रिप्रेजेंट कर, मतलब हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो क्या हो गए, चल बसे, मतलब जो मर चुके हैं। तो मतलब यहाँ पे जो डिपार्टेड मतलब चल बसे वो अच्छा वर्ड है, प्लस ये जो डेड है वो क्या है, नेगेटिव वर्ड है, मतलब मर जाना। ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या करते हैं, जो बोलते हैं ना हार्श हार्श वर्ड्स हैं, जो खराब शब्द वगैरह हैं, उसको किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं, अच्छे शब्द के साथ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अगर एग्जैक्टली देखा जाए ना, तो हार्श जो वर्ड्स होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है पोलाइट वर्ड से। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो अब क्या होता है, डेथ के बाद डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, रेस्ट इन पीस हो गए। ठीक है। रेस्ट इन पीस हो गए, डायरेक्टली नहीं बोलते कि डेथ हो गया। ठीक है। पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। डाइड की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ड अवे। मतलब ये जो डाइड है वो एक खास वर्ड है, उसकी जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, पोलाइट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पास्ड अवे। गॉन टू अ बेटर प्लेस, इसका मतलब भी डेड। ओरिजिनल वर्ड क्या है, डेड, मतलब जो हार्श वर्ड है वो क्या है, डेड है। बट उसका जो पोलाइट वर्ड क्या यूज़ किया गया, गॉन टू अ बेटर प्लेस, मतलब अच्छी जगह पे गए होंगे, मतलब स्वर्ग की बात हो रही है। रेस्ट इन पीस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ही डिड नॉट मेक इट इंस्टेड ही डाइड। देखो पास्ड ऑन इंस्टेड ऑफ डाइड, हम डाइड की जगह पे एक अच्छा शब्द यूज़ करते हैं, क्या, पास्ड ऑन। ठीक है। फिजिकली चैलेंज इंस्टेड ऑफ डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, फिजिकली चैलेंज। ठीक है। वर्टिकली चैलेंज इंस्टेड ऑफ शॉर्ट। इकोनॉमिकली इनएक्टिव इंस्टेड ऑफ अनएम्प्लॉयड। ठीक है। पाउडर माई नोज इंस्टेड ऑफ यूज द रेस्ट रूम। एंड बिटवीन जॉब्स इंस्टेड ऑफ अनएम्प्लॉयड। मतलब ये सब हार्श वर्ड की जगह क्या करते हैं, हम पोलाइट वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टोटोलॉजी। अब यहाँ पे देखो टोटोलॉजी क्या होता है, सेम आइडिया यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। यहाँ पे सेम आइडिया रहेगा बट जो वर्ड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। देखो टोटोलॉजी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द सेम आइडियाज आर रिपीटेड यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। टोटोलॉजी में क्या होता है, सेम आइडिया को डिफरेंट वर्ड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और रिपीट भी करते हैं। ठीक है। ठीक है। इट हेल्प्स इन री एनफोर्सिंग द आइडिया इन द माइंड ऑफ द रीडर। टोटोलॉजी इज कंसिडर्ड फॉल्टी इन मॉडर्न राइटिंग। बट ये जो टोटोलॉजी है उसको मॉडर्न टाइम में क्या कंसिडर किया जाता है, गलत। फॉल्टी मतलब रॉन्ग, रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। ठीक है। इसके कुछ टोटोलॉजी के एग्जांपल्स देखते हैं। विल यू प्लीज रिपीट द लास्ट सेंटेंस अगेन। अभी ये देखो लास्ट, देखो इन्होंने क्या बोल रहे हैं, रिपीट भी बोल रहे हैं प्लस अगेन भी बोल रहे हैं। ठीक है। ये दोनों क्या है, दोनों एक साथ यूज नहीं करना चाहिए था, या तो रिपीट ही या तो अगेन। देखो रिपीट इज एन एक्शन विच हैपन्स अगेन, मतलब अगर रिपीट बोल दिया तो मतलब वो वापस से वही काम वापस करेंगे। एक देखो ये सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्या आप वापस से जो सेंटेंस है वो दोहरा सकते हैं। ठीक है। जब एक बार ही बोल दिया कि दोहरा सकते तो वो तो वापस से दोहराएंगे ही। ठीक है। रिपीटिंग इज एन एक्शन विच हैपन्स अगेन, हैंस द टर्म अगेन इज अननेसेसरी व्हेन द वर्ड रिपीट इज यूज। मतलब बोला तो नहीं था कि नहीं हो रहा है, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे बट जो मीनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब रिपीट एंड अगेन का जो मीनिंग है वो सेम है, बट जो सेंटेंस है, जो वर्ड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है। आई वॉज एस्टोनिश, अमेज एंड सरप्राइज। अब यहाँ पे देखो एस्टोनिश, अमेज एंड सरप्राइज, तो ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तीनों एक साथ नहीं यूज़ करना चाहिए था। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, सिंपली कि यहाँ पे टू डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं पर उसका जो मीनिंग होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो रहता है। टू डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं पर जो उसका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। उसको क्या बोला है, टोटोलॉजी। ठीक है। उसके कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉन्ट टू लिव वाइल आई एम अलाइव। देखो लिव मतलब भी वही जिंदा होता है, अलाइव मतलब भी जिंदा होता है। तो यहाँ पे मतलब दोनों वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, आज के पोएटिक के टाइम पे इसको गलत माना जाता है।
दे हाइक्ड टू द समिट एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। देखो टॉप ऑफ द माउंटेन मतलब उसके शिखर पे, एंड समिट मतलब भी क्या होता है, शिखर। देखो अ समिट इज बाय डेफिनेशन द टॉप ऑफ द माउंटेन। समिट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन उसका देखा जाए तो क्या होता है, टॉप ऑफ द माउंटेन। एंड यहाँ पे सेंटेंस में भी टॉप ऑफ द माउंटेन यूज किया है, तो मतलब टू डिफरेंट वर्ड्स जो जिसकी मीनिंग सेम है वो यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंटीथेसिस, ठीक है। एंटीथेसिस में क्या होता है, सिंपली अपोजिट वर्ड्स यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस में अगर अपोजिट वर्ड्स यूज किया गया है तो क्या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एंटीथेसिस, ठीक है। कैसे, एंटीथेसिस इज द फिगर ऑफ स्पीच वेयर अपोजिट आइडियाज आर ब्रॉट टुगेदर इन द सेंटेंस फॉर अ पोएटिक इफेक्ट। ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए टू अपोजिट आइडियाज को यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल, ही टॉयल्ड ऑल डे एंड ही स्लेप्ट ऑल नाइट। यहाँ पे देखो डे एंड नाइट क्या है, अपोजिट वर्ड्स है। डे एंड नाइट क्या है, अपोजिट वर्ड्स है, इसलिए ये क्या है, एंटीथेसिस है, ठीक है। सेकंड बी, मधु इज डिसिप्लिन्ड इन हर प्रोफेशनल लाइफ बट डिसऑर्गेनाइज इन हर पर्सनल लाइफ। देखो डिसिप्लिन एंड डिसऑर्गेनाइज दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड। इसका देखो मीनिंग क्या है कि मधु जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, इन हर प्रोफेशनल है, मतलब जो उसका प्रोफेशनल मतलब अपना जो वर्क है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, आज्ञाकारी है। बट डिसऑर्गेनाइज इन हर पर्सनल लाइफ, मतलब जो पर्सनल लाइफ है, जो घरेलू लाइफ है उसका, उसमें वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज, मतलब जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से करती नहीं है, ठीक है। पॉपुलर एग्जांपल्स, ठीक है। एंटीथेसिस मतलब यहाँ पे सिंपल सा अगर समझना है शॉर्ट टर्म में तो मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है। पॉपुलर एग्जाम्पल देखो, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। देखो आइडियल एंड रियल, ठीक है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। देखो बेस्ट भी यूज किया गया है, वर्स्ट भी यूज किया है, दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छा समय था, ये सबसे खराब, और वो सबसे अच्छा समय था, वो सबसे खराब समय था, ठीक है। अच्छा और खराब दोनों यूज़ किया गया है एक ही सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोला जाएगा, ऐसे एंटीथेसिस बोला जाएगा। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोला जाएगा, एंटीथेसिस। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। बहुत लोगों को बुलाया गया पर कुछ चंद लोग को ही क्या किया गया, चूज किया गया, मतलब सेलेक्ट किया गया। बोलते नहीं कि बहुत लोगों को बुलाया गया पर चंद लोगों को ही क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया। तो मैनी और फ्यू क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं, एक सेंटेंस में यूज हुआ है, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस। नेक्स्ट वन इज आयरनी। अब यहाँ पे देखो आयरनी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें पॉजिटिव वर्ड से किसी का मजाक उड़ाते हैं। जैसे अगर मान लो कोई, फॉर एग्जांपल दो तीन एग्जांपल देता हूँ शॉर्ट में अपने मन से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई बौना लड़का है, बौना आदमी है, मान लो उसको बोलोगे कि वाह तुम्हारी हाइट बहुत बड़ी है, तुम्हारी मतलब जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसको क्या होगा, वो पॉजिटिव तो बोले पर वो क्या है, मॉकिंग वे में, मजाक मजाक उड़ाते हुए, ठीक है। Verbal irony is a figure of speech where the speaker says the exact opposite of what he or she intends। मतलब जो उसके मन की इच्छा है, मतलब देखो इनडायरेक्टली क्या होता है, इनडायरेक्टली क्या होता है आयरनी में, कि जो स्पीकर है उसके विपरीत बोलता है वो जो बोलना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल वह ना विपरीत तो बोल रहा है प्लस इन अ पॉजिटिव वे, मतलब उसका मजाक तो उड़ा रहा है पर एक पॉजिटिव मैनर में, ठीक है। ये इसके डेफिनेशन में दिया गया, देखो वर्बल आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द स्पीकर सेज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट ही, मतलब जो उसकी मन इच्छा कर रही है उसको चिढ़ाने का, और उसके एग्जैक्ट अपोजिट बोलेगा, मतलब पॉजिटिव बोलेगा पर इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। इसमें याद रखना है हमेशा जो आयरनी में होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं मॉकरी के लिए, मतलब मजाक उड़ाने के लिए। सम राइटर्स एम्प्लॉय वर्बल आयरनी टू इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज और टॉन्ट। टॉन्ट मतलब ताना मारना। देखो बहुत सारे राइटर्स क्या करते हैं, ये इसको यूज़ करते हैं आयरनी को, क्योंकि वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ताना मारते हैं। ड्रामेटिक आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द spectators or the readers knows more about the outcome of the story than the character in a film, novel or play। मतलब यहाँ पे पता होता है कि इसका जो मेन जो कैरेक्टर्स वगैरह वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, प्ले वगैरह जो नॉवेल्स में क्या कहना चाहता है। सिचुएशनल आयरनी इज वेयर देयर इज अ डेविएंस फ्रॉम व्हाट इज यूजुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिचुएशन। वहाँ पे डेविएंस रहता है कि जो हम रियलिटी में एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो बेस्ट एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो आयरनी वो क्या है। मैंने पहले बताया था शॉर्ट में, आयरनी मतलब सिंपल सा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं मॉकरी वे में, मतलब मजाक उड़ाते हुए। सुरेश इज द बिजिएस्ट मैन आई नो, बिटवीन गैम्बलिंग एंड स्लीपिंग ही बेयरली फाइंड्स टाइम फॉर वर्क। अब यहाँ पे देखो इसका मजाक तो उड़ा रहे हैं कैसे। जहाँ तक मैं जानता हूँ जो सुरेश है वो सबसे ज़्यादा बिजी इंसान है। ठीक है। वो कब बिजी रहता है, जब वो गैम्बलिंग करता है, मतलब जब जुआ वगैरह खेलता है, जब सोता है। ही barely फाइंड्स टाइम फॉर वर्क, मतलब उसके पास कुछ चंद, मतलब है ना, काम करने के लिए उसके पास बहुत कम समय रहता है। मतलब वो हमेशा क्या करता रहता है, जुआ खेलता रहता है, सोता रहता है। तो वहाँ पे उसका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? वो क्या करता है, जुआ करता खेलता रहता है, सोता रहता है। ये तो ठीक है, वो एग्जैक्ट वो क्या कर रहे हैं, मौकरी कर रहे हैं। और उसको क्या बता दिया गया है, बिजीएस्ट मैन, मतलब एक बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला, काम में बिजी रहने वाला इंसान बताया गया है। मतलब ये जो बिजीएस्ट मैन है वो पॉजिटिव है, प्लस जो मौकरी है वो क्या है, गैम्बलिंग एंड स्लीपिंग। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। देखो, बाय सेइंग ही barely finds time to work, the writer intends to criticize Suresh who is willing away his time sleeping and gambling। अब इसका मतलब देखो, जो राइटर वो क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, सुरेश को, कि देखो उसको पॉजिटिव में क्या बोला गया है कि उसके पास बहुत कम समय रहता है काम करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। बट उसको क्रिटिसाइज कैसे कर रहे हैं कि वो उसके पास है ना, हु इज़ व्हीलिंग अवे हिज टाइम स्लीपिंग एंड गैम्बलिंग। वो हमेशा अपना टाइम बर्बाद कहाँ पे करता है, जुआ खेलने में और सोने में। ठीक है। द मोस्ट डिस्क्रीट पर्सन इन द ऑफिस इज शालिनी हु कैन नॉट हेल्प डिस्कसिंग सॉर्डिड। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, इसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है कैसे, कि सबसे ज़्यादा सावधान जो लड़की है पूरे ऑफिस में वो कौन है, शालिनी है, जो कभी भी डिस्कसिंग में मतलब इंक्लूड करती ही नहीं है, मतलब जब डिस्कशन वगैरह होता है उसमें पार्टिसिपेट करती ही नहीं है। और वो सबसे ज़्यादा क्या है, सावधान लड़की है। ठीक है। इसको भी मॉकिंग वे में यूज़ किया गया है, इसलिए ये क्या है, आयरनी है। नेक्स्ट वन, एन स्टेट एजेंट नॉट बीइंग एबल टू सेल देयर ओन हाउस। एक जो प्रॉपर्टी डीलर है उसका काम क्या होता है, घर बेचना। ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी डीलर है, वो अपना खुद का घर नहीं बेच पा रहा है, पर उसका देखो बस ये उसका मजाक कैसे उड़ाए हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर है उसका काम होता है क्या, घर बेचना। ठीक है, घर खरीदना, घर बेचना, मतलब घर से डील करना। अब यहाँ पे वो अपने बिजनेस के रिलेटेड ही काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एन एस्ट्रोनोमर बीइंग अफ्रेड ऑफ द डार्क। एक एस्ट्रोनोमर होता है जो स्पेस पे जाते हैं, ठीक है, उनको एस्ट्रोनोमर्स बोला जाता है। एस्ट्रोनोमर्स अगर डार्क से डरेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। वो तो रियलिटी में देखा जाए तो डार्क से डरते नहीं है, तो इसलिए उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, आयरनी बोला जाएगा। ठीक है। ऑक्सीमोरन, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स आर कॉन्जॉइंड। यहाँ पे क्या होता है, दो विपरीत, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जो विपरीत होते हैं वर्ड्स यूज होते हैं कॉन्जॉइंट करने के लिए। देखो, दिस कॉन्जॉइनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स मे सीम रिडिकुलस इफ लिटरली इंटरप्रेटेड, बट इट मे बी मीनिंगफुल इफ इट इज फिगरेटिवली अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे वो लिटरली समझ तो आ जाएगा, पर उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, फिगर आउट करना पड़ेगा, सेंस करना पड़ेगा कि जहाँ पे जो पोएट है वो इनडायरेक्टली कहना क्या चाहते हैं। देखो एग्जांपल, सीरियसली जोकिंग। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, कोई सीरियस मतलब कोई अगर मजाक करता है तो क्या सीरियसली, मतलब सीरियसली कौन मजाक करता है। ठीक है। यहाँ पे जॉकिंग तो ठीक है, पर जो सीरियस यूज़ किया गया वो क्या किया, कॉन्ट्रास्ट किया गया, क्या किया है, विपरीत। मतलब कोई अगर इंसान सीरियस रहेगा तो वो मजाक क्यों करेगा। ठीक है। तो जब ये ऐसे अपोजिट वर्ड्स जैसे यूज़ हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बिटर स्वीट्स। अब देखो मीठा भी है, खट्टा भी है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एडजेक्टिव्स है जिसको यूज़ नहीं कर सकते साथ में। ठीक है। इसका पॉपुलर एग्जांपल देखो, सेम डिफरेंस, ऑफुली गुड, डिफिनिंग साइलेंस। ठीक है। पेनफुली ब्यूटीफुल, ओपन सीक्रेट, ऑडली नॉर्मल, ओल्ड न्यूज़, पुराना खबर। ठीक है। और बीटर स्वीट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, संतना लेफ्ट द पेंटिंग कम्प्लीटली अनफिनिश। देखो यहाँ पे कम्प्लीटली भी यूज़ किया गया है एंड अनफिनिश भी यूज़ किया गया है। टू डिफरेंट वर्ड्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। ठीक है।
माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट। अभी कोई देखो यहाँ पे ये सुन लो, यहाँ पे ये देखो क्या वर्ड यूज़ किया गया है, फ्रेंडली फाइट। फ्रेंडली फाइट, कभी भी कोई फाइट जो होती है वो फ्रेंडली नहीं होती है, उसमें दुश्मनी रहता है तभी मारा पीटी होती है, कभी भी फ्रेंडली फाइट होती नहीं है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द एजुकेशनल डिपार्टमेंट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द वर्चुअल रियलिटी। सौम्या सीम्स टू बी क्लियरली कंफ्यूज। अगर सौम्या कंफ्यूज है तो वो क्लियरली कैसे होगी? ठीक है। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट और अ जनरल ट्रूथ विच में साउंड एब्सर्ड, जो खराब लगेगा और इलॉजिकल भी लगेगा, बट ऑन डीपर एनालिसिस इट मेगा कंप्लीट सेंस। देखो जो पैराडॉक्स होता है वो एक सच्चाई होती है। जो पैराडॉक्स क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, सच्चाई होती है, जो हमें खराब तो लगेगा पर वो पूरा कंप्लीट सेंस, मतलब हमें पूरा जो सेंटेंस है उसको समझने में मदद करेगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो पैराडॉक्स है वो उसमें क्या होगा, सच्चाई रहेगी, उसमें क्या रहेगा, सच्चाई रहेगा, पर वो जो सेंटेंस को अगर रीड करेंगे वो कैसा साउंड करेगा, एब्सर्ड, मतलब इलॉजिकल, मतलब समझ नहीं आएगा कि क्या बोलना चाहते हैं, बट उसका जो मीनिंग रहेगा वो बहुत ज़्यादा डीपर रहेगा। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट फ्रॉस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं पैराडॉक्स, ठीक है, जो समझ ही नहीं आता है। ठीक है। पैराडॉक्स इज अ सिमिलर टू ऑक्सीमोरन बिकॉज बोथ योग टुगेदर कॉन्ट्रास्ट आइडियाज। ऑक्सीमोरन की तरह ही होता है, इसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को कंपेयर करते हैं। ठीक है। बट द फॉर्मर स्टैंड फॉर बट द फॉर्मर स्टैंड फॉर अ रूल और अ ट्रूथ विच इज रूटेड इन रियलिटी। मतलब यहाँ पे जो पैराडॉक्स में क्या होता है, पूरा सच्चाई बताते हैं, मतलब सेंटेंस में क्या करते हैं, पूरी रियलिटी बताते हैं, भले वो जो वर्ड्स है वो इलॉजिकल लगता है। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग लेस इज मोर। देखो यहाँ पे है ना, क्या बोला गया है कि देखो सच्चाई बोला गया है, देखो सच्चाई क्या बोला गया, हमें एक हमेशा से सीख दिया जाता है ना कि कम बोलना ही सबसे अच्छा होता है। वही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग लेस इज मोर। मतलब ये हमें बहुत अजीब लगेगा, इलॉजिकल लगेगा, पर ये बात सच्चाई है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पैराडॉक्स। मतलब अगर बोलने की बात आती है तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। अगर बोलने की बात आती है तो हमेशा हमें कैसा बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे कम बोलना सच्चाई है। ठीक है, कम बोलना सच्चाई है। द स्टेटमेंट लेस इज मोर साउंड्स एब्सर्ड। ठीक है। इफ वन इफ वन वर टू एनालाइज इट, इट मीन्स ब्रेविटी ऑफ स्पीच कैन अकम्प्लिश मोर देन वर्बोसिटी। वही मैंने जो एक्सप्लेन किया कि मतलब है ना, कभी भी अगर बोलने की बात आती है, अगर बोलने की बात हो रही है तो कम बोलना ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, बेहतर होता है। और यहाँ पे जो कम बोलना है वो सच्चाई है, वो क्या है, कम कम बोलना क्या होता है, सच्चाई होता है। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अब ये कैसे हो गया, ये तो इलॉजिकल सेंटेंस लग रहा है कि एक जो बच्चा है वो अपने, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, एक बच्चा है वो इंसान का बाप कैसे बन सकता है। ठीक है। द स्टेटमेंट साउंड्स इलॉजिकल इफ वन वर टू इंटरप्रेट इट लिटरली। फिगरेटिव, इट मीन्स दैट childhood is an important stage where the man imbibes quality which will become synonyms into the personality in adulthood। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि जो हमारे बचपना की जो आदत होती है वही हमारे एडल्टहुड को क्या करता है, दर्शाता है। मतलब अगर ऐसा नहीं बोला जाता कि जो हमारे बचपन की जो चाइल्डहुड की आदत वगैरह होती है अगर ख़राब है तो इन फ्यूचर हम जो एडल्ट हो जाएंगे तो भी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है। पॉपुलर एग्जांपल्स देखते हैं इसके। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, तुम जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा पाओगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ, मान लो ये ऐसा बोलने की बात है बट इलॉजिकल ही लगता है, क्यों, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा हम देंगे वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो कहाँ से हम पाएंगे। ठीक है। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट रहेगा तो वो चेंज कैसे होगा, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट रहता है वो चेंज क्यों होगा, तो ये भी क्या है, बहुत ही इलॉजिकल वर्ड लग रहा है। ठीक है। आई एम अ कंपल्सिव लायर। अब यहाँ पे देखो कंपल्सिव भी बोला गया और लायर भी बोला गया, ये भी सेंटेंस क्या है, इलॉजिकल। मतलब कोई भी सेंटेंस में अगर इलॉजिकल लगता है पर जो उसकी मीनिंग होती है वो सही होती है, मतलब वहाँ पे सच्चाई बता रहे हैं। वॉर इज पीस। जो वॉर है, जो झगड़ा है वो क्या है, शांति है। कभी वॉर पीस हो सकता है, नहीं हो सकता है। फ्रीडम इज स्लेवरी। आज़ादी जो है वो गुलामी है। आज़ादी गुलामी कभी ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं और उस पर ये सच्चाई बताई गई है। ठीक है। इग्नोरेंस इन स्ट्रेंथ। इग्नोरेंस, किसी चीज़ को अगर इग्नोर करते हैं
अनदेखा करते हैं तो वही हमारी क्या है, मजबूती है। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, मतलब इलॉजिकल बात बोल रहे हैं, पर यहाँ पे सच्चाई है। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल दैन अदर्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जाएगा, हर एक जो जानवर है वो इक्वल है, पर कुछ जानवर ऐसे हैं जो और ज़्यादा समान है, और उनमें और ज़्यादा समानता है। ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। क्रूअल मतलब निर्दयालु। ठीक है, काइंड मतलब दयालु। मुझे निर्दयालु होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। मुझे दयालु होने के लिए निर्दयालु होना पड़ेगा। मुझे दयालु होने के लिए निर्दयालु होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये क्या बता रहा है, कॉन्ट्रास्ट करके रियलिटी बता रहा है, ट्रूथ बता रहा है। नेक्स्ट वन इज रिपीटेशंस। देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा बता दे रहा हूँ कि सबसे इजी होता है रिपीटेशन, एलिट्रेशन। रिपीटेशन क्या होता है, इसमें वर्ड्स रिपीट करते हैं। कोई भी सेंटेंस में अगर वर्ड्स रिपीट करता है तो उसको क्या बोला जाता है, रिपीटेशन बोला जाता है। देखो डायरेक्टली हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखो पॉपुलर, यहाँ से ए से एग्जांपल देखते हैं। आई सर्च्ड एंड सर्च्ड एंड सर्च। देखो सर्च सर्च सर्च, ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो कोई भी सेंटेंस में अगर जो वर्ड्स हैं वो सेम वर्ड्स रिपीट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रिपीटेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ही कैम, ही सो, ही कंक्वर्ड। यहाँ पे देखो ही जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, पॉपुलर एग्जांपल्स में देखते हैं, स्माइल 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 एट योर माइंड एज ऑफन एज पॉसिबल। ठीक है, अपने मन ही मन क्या करो, मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो, जितना ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पे जो स्माइल 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 वो रिपीट कर रहा है, तो इसलिए क्या ये रिपीटेशन है। हमेशा याद रखना है जो रिपीटेशन है उसमें क्या होता है, जो वर्ड्स हैं सेम वर्ड्स क्या करेंगे, बार बार एक से ज़्यादा बार रिपीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, द सूप वॉज स्टेयर्ड एंड स्टेयर्ड अंटिल थिक एंड। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टेयर्ड स्टेयर्ड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एलिट्रेशन। देखो रिपीटेशन की तरह एलिट्रेशन भी होता है। जो फर्क क्या होता है, रिपीटेशंस में वर्ड्स रिपीट होते हैं, एंड जो एलिट्रेशन है उसमें क्या होता है, लेटर्स और साउंड्स रिपीट होते हैं। ठीक है, लेटर्स और साउंड्स रिपीट होते हैं। देखो एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड्स और वर्ड्स विच आर इन अ सीक्वेंस और विच आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि वहाँ पे क्या होता है, एलिट्रेशन में साउंड्स और लेटर्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द साउंड्स ऑफ द कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड्स। कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे रिपीट होते हैं। इट मेक्स द लाइन्स साउंड लिरिकल एंड रिदमिक। ऐसा लगता है कि रिदम में जो साउंड्स है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, एलिट्रेशन ऑल्सो रेंडर्स अ प्लेजिंग फ्लो ऑफ वर्सेस। यहाँ पे जो वो साउंड्स के वर्सेस होते हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक ही लहर में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। देखो, सुजी सडनली साउंड सीरियस ऑन द फोन। अब यहाँ पे देखो एस 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 तो रिपीट हो रहा है, प्लस उसका साउंड भी देखो, सुजी सडनली। ठीक है, साउंड सीरियस। देखो स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, पीटर पैटर ऑफ पेटाइट फीट। अब यहाँ पे देखो पी क्या कर रहा है, जो लेटर्स वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जो कॉन्सोनेंट साउंड पी वो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, पॉपुलर एग्जांपल्स में देख लो। देखो सी सेल्स बाय द सी शोर। देखो यहाँ पे जो साउंड है वो भी रिपीट कर रहा है, जो लेटर्स है जो मतलब कॉन्सोनेंट्स है वो भी रिपीट कर रहे हैं। देखो सी सेल्स बाय द सी शोर, मतलब सी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर जो लेटर्स है जो साउंड्स है वो रिपीट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऐसा ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर जो लेटर्स और साउंड्स जो मतलब कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपीट होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एलिट्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज ओनोमेटाफोइया। ओनोमेटाफोइया में क्या होता है, साउंड्स के बारे में बात करते हैं। कोई भी सेंटेंस में अगर साउंड के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो साउंड्स इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड, उसकी आवाज़ के रिलेटेड अगर बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, ओनोमेटाफोइया। फॉर एग्जांपल देखो, ओनोमेटाफोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वर्ड्स रिजेम्बलिंग देयर एक्चुअल साउंड्स आर यूज्ड। मतलब कोई भी अगर वर्ड, कोई भी थिंग दिया रहेगा, उसका एक्चुअल साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है, ओनोमेटाफोइया। नॉइसेस मेड बाय ह्यूमंस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फेनोमेनन कॉन्स्टिट्यूट ओनोमेटाफोइया। जो भी आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन द्वारा, ठीक है, इंसानों द्वारा, जानवरों द्वारा, ऑब्जेक्ट्स द्वारा, नेचुरल फेनोमेनन द्वारा, तो
उसको क्या वो उसमें अगर सेंटेंस में होगा, अगर जो साउंड प्रोड्यूस रहेगा बाय दिस ऑल थिंग्स एक सेंटेंस के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, ओनोमेटोफोइया। ठीक है, लाइक एलिट्रेशन ओनोमेटोफोइया इम्पार्ट्स द लिरिकल क्वालिटी ऑफ द सेंटेंसेस और वर्सेस। एलिट्रेशन में भी सेम याद है कि साउंड लेटर्स के साउंड्स रिपीट होते थे, सेम ऐसा ही है। ठीक है, द ऑडिबल पर ऑफ द किटन। अब यहाँ पे देखो पुर जो वर्ड है वो क्या है, साउंड्स वो है, किससे प्रोड्यूस, कौन प्रोड्यूस करती है, किटन्स। तो यहाँ पे इसलिए ये ओनोमेटोफोइया इसलिए क्योंकि जो किटन है वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है, पोर वाला साउंड। ठीक है, नेक्स्ट, द बैटल ग्राउंड रिजोनेटेड विद द क्लैंकिंग ऑफ द स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पे देखो क्लैंकिंग क्या होता है, साउंड ऑफ मेटल इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी सेंटेंस के अंदर कोई भी ह्यूमन, कोई भी एनिमल्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का अगर आवाज़ के बारे में जिक्र किया गया है तो क्या हो जाएगा, वो ओनोमेटोफोइया। इसका पॉपुलर एग्जांपल्स देखते हैं। द बज ऑफ द बीज मेड इट हार्ड टू कंसंट्रेट। ये जो मक्खी की भनभनाहट है उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है ध्यान देने में। ठीक है, तो ये भनभनाहट किसकी है, मक्खी की। तो जो ये मक्खी, ये जो बज वाला साउंड है वो कौन प्रोड्यूस करता है, बीज। तो इसलिए ये क्या है, ओनोमेटोफोइया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साउंड के रिलेटेड बात किया है। ठीक है, द ओल्ड क्लॉक ऑन द वॉल वैन टिक टॉक। मतलब ये जो पुराना घड़ी है वो दीवार के ऊपर, वो क्या कर रहा है, टिक टॉक, मतलब वो बज, टिक टॉक बज रहा है। मतलब यहाँ पे जो क्लॉक है उसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है, ओनोमेटोफोइया है। द रसलिंग ऑफ लीव्स इन द विंड साउंडेड लाइक विस्पर्स। मतलब ये जो पत्ते हैं वो विंड, जैसे विंड आता है ये जो पत्ते हैं वो ऐसी आवाज़ कर रहे हैं जैसे सांस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी आवाज़ की बात हो रही है। नेक्स्ट वन है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है कि ये सेंटेंस में क्या होता है, एड्रेस टू नॉन लिविंग थिंग्स। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, एड्रेस करते हैं नॉन लिविंग थिंग, मतलब दर्शाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। देखो एपोस्ट्रोफी इज, ये इसका देखो मीनिंग दिया गया है कि एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू एन एब्सेंट पर्सन और अ नॉन लिविंग थिंग। एपोस्ट्रोफी में हमेशा किसको दर्शाना रहता है, नॉन लिविंग थिंग्स और एब्सेंट पर्सन को दर्शाते हैं। ठीक है, द करेक्टर्स डिटेचेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द रियलिटी एंड इवोक्स द थिंग्स ऑफ द और द पर्सन। देखो फॉर एग्जांपल, हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो हमेशा बताया गया था एपोस्ट्रोफी। देखो पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में फ़र्क क्या है। देखो पर्सोनिफिकेशन में क्या था, नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती थी। एपोस्ट्रोफी में क्या कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ठीक है, हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड, मतलब हेलो अंधेरा मेरे जो पुराने मित्र। ठीक है, यहाँ पे जो डार्कनेस है वो कभी भी और मतलब रियल पर्सन हो नहीं सकता, तो कहाँ से दोस्त हो गया। ठीक है, डियर गॉड। अब यहाँ पे आर यू लिसनिंग, देखो द पर्सन इज एड्रेसिंग टू गॉड डायरेक्टली। डायरेक्टली गॉड को एड्रेस कर रहा है, दर्शा रहा है। क्या भगवान सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाइपरबोल। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है और ये मोस्ट ऑफ टाइम पूछा भी जाता है। हाइपरबोल मतलब सिंपल सा एग्जैगरेटेड, मतलब कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपरबोल बोला जाता है। ठीक है, हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ स्टेटमेंट इज एग्जैगरेटेड फॉर अ ड्रामेटिक इफेक्ट। कुछ ड्रामा क्रिएट करने के लिए एक सेंटेंस के अंदर ड्रामेटिक इफेक्ट डालने के लिए कुछ बढ़ा चढ़ा के अगर नहीं बोलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपरबोल बोला जाता है। अनदर नेम फॉर हाइपरबोल इज ओवर स्टेटमेंट। मतलब अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल देना। ठीक है, शी हैज़ बीन वॉर्न थाउजेंड्स ऑफ टाइम। अब क्या किसी को 1000 बार वार्निंग देते हैं, नहीं देते ना, 1 2 बार 3 बार 4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार देंगे, 1000 बार थोड़ी देते। तो ये क्या हो गया, एग्जैगरेटेड, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बॉस को बोलते हैं ये तो 100 बच्चों का बाप लगता है, तो क्या वो रियलिटी में 100 बच्चों का बाप होता है, नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, हर ऑफुल सिंगिंग वॉइस मेड माई ईयर्स ब्लीड। अब यहाँ पे देखो ऑफुल, यहाँ पे भद्दा बोल रहे हैं, उसकी जो जिस भद्दे तरीके से वो गाना गा रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो कान है उसमें से खून निकल रहा है। कान में गाने की वजह से कान में से खून थोड़ी निकलता है। तो ये क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में अगर बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, एक्सेक्रेटेड टर्म्स यूज़ किया गया है, तो उस सेंटेंस को, उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलेंगे, हाइपरबोल बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज क्लाइमैक्स। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी को कोई भी सेंटेंस में अगर असेंडिंग ऑर्डर में वर्ड्स यूज़ किया गया है तो उसको क्लाइमैक्स। इसका ऑपोजिट होता है एंटी क्लाइमैक्स, आगे हम देखेंगे। क्लाइमैक्स मतलब इन असेंडिंग ऑर्डर वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। एंटी क्लाइमैक्स मतलब उसका अपोजिट डिसेंडिंग वर्ड्स में वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है,
Climax is a figure of speech where the action starts moving in the ascending order of performance. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लो। सुबह हम उठते क्या करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाते हैं, फिर एक्टिविटी करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली सुबह उठ के खाना वगैरह कर लिए फिर एक्टिविटी करना है। तो ये क्या होगा, एक एक्टिविटी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है जो हम क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्लाइमैक्स। देखो, ही कैम, ही सो, ही कॉन्कर्ड, वो आया, वो देखा और वो कॉन्कर्ड किया, ठीक है। द एक्शंस ऑफ द पर्सन सम बिकम मोर इंटेंस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, द कैट क्राउच ऑन ऑल फोर्स, लॉक्ड इट टारगेट्स, पाउंच हाई एंड स्ट्रक इट टारगेट डाउन। अब देखो क्या किया, क्राउच मतलब जो धीमे से पाँव के धीमे से नहीं चलते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है कि थोड़ा सा भी आवाज़ वगैरह नहीं आता है। जो कैट है, जो बिल्ली है, उसने क्राउच किया, ठीक है, ऑल फोर्स, लॉक्ड इट टारगेट्स, उसने अपने जो टारगेट से मतलब जो अपना प्रे शिकार है उसको देखा। पाउंच हाई मतलब जब बहुत ही तेज़ी से क्या किया, उसके झपट्टा मारा, जंप किया, एंड स्ट्रक इट्स द टारगेट डाउन, और क्या किया, अपने जो उसका शिकार था उसको क्या कर दिया, नीचे दबा दिया, ठीक है। द एक्शंस ऑफ द कैट्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस देगा। पॉपुलर एग्जांपल्स देखो, आई वोक अप, जैसे मैंने बोला था, आई वोक अप, आई एट ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू वर्क, आई गॉट प्रोमोटेड। मैं उठा, मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैं काम पे गया और मुझे क्या मिला, प्रमोशन मिला। तो देखो ये सब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब उठा, ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद काम किया, फिर उसके बाद क्या, मेरा प्रमोशन हो गया। अब डायरेक्टली प्रमोशन थोड़ी हो जाता है। ही वॉज सैड दैट ही वॉज एंग्री एंड देन ही वॉज फिल्ड विथ रेज। अब यहाँ पे देखो, ये भी असेंडिंग ऑर्डर्स में सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ बताया, क्या वो उदास था, फिर वो गुस्सा हो गया, और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से से मारे लाल हो गया, ठीक है। नाउ एंटी क्लाइमैक्स, अब ये क्लाइमैक्स का अपोजिट होता है। इसमें जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। Anticlimax is a figure of speech where the events or ideas in the sentence are arranged in the descending order of importance। मतलब जो importance होता है उसको किस order में किया जाता है, descending orders में arrange किया जाता है। देखो, for example, the purpose of anticlimax is to first arouse the interest of the reader and then to create a travel or an unimpressive conclusion। मतलब ऐसा कंक्लूजन करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होता, मतलब हमें पसंद उतना नहीं आता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई थॉट द चेस्ट कंटेंट गोल्ड कॉइन्स, ट्रिंकलेट्स और जेवल्स, बट टू आवर डिसमे इट वॉज फिल्ड विथ रॉक। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, मैंने ऐसा सोचा था कि जो हमारा सीना है वो क्या, किस चीज़ से कौन से चीज़ को कंटेंट करता है, गोल्ड कॉइन मतलब सोने के जो सिक्के हैं उसको कंटेंट करता है, ट्रिंकलेट्स और जो मतलब हीरे जवाहरात वगैरह कंटेंट करता है, बट टू अवर डिसमे इट वाज फिल्ड विथ रॉक्स। पर जो हमारा जो सीना है, जो हमारा सीना है वो किससे फील्ड है, किससे भरा हुआ है, स्टोन से भरा हुआ है। मतलब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, अनइम्प्रेसिव कंक्लूजन बता रहा है, क्या कर रहा है, अनइम्प्रेसिव कंक्लूजन बता रहा है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर देखो क्या होगा कि डायरेक्टली पहले गोल्ड कॉइन्स के बारे में बात किया, फिर ज्वेलरीज के बारे में बात किया है, फिर डायरेक्टली क्या हुआ, रॉक के बारे में बात करने लगा, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर ज्वेलरी वगैरह होता है उसका उससे कम इंपॉर्टेंस होता है, एंड लास्ट में जो लीस्ट इंपॉर्टेंस क्या है उसका, रॉक्स का, जो पत्थर है उसका। The writer enumerates valuables as the possible contents of the chest, but unintentionally reveals that it was filled with rocks. There is an initial build-up of excitement after which there comes a fall. ठीक है। अब देखो जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, the much hyped event which everyone was waiting for the turn out to be a boring affair with the people turn out less as 50 people। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। Here the writer starts by describing the events as much hyped and later calls it boring। मतलब ये जो इवेंट है जिसके लिए सब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा उत्साही हैं, वो आगे जाके कैसा हो जाएगा, बोरिंग जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बोरिंग जैसा हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोला गया है, एंटी क्लाइमेटिक मैनर में बोला गया। मतलब पहले तो उसने इसमें क्या कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रहे हैं डिसेंडिंग, मतलब बड़े से छोटा। पहले बता दिए कि बहुत अच्छा होगा, फिर उसके बाद छोटा बता दिएगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लिटोर्स। नेक्स्ट वन इज क्या है, लिटोर्स। लिटोर्स में क्या होता है, देखो, इट इज़ एन इंटेंशनल अंडरस्टैंडमेंट मेड टू अफर्म समथिंग बाय डिनाइंग इट्स अपोजिट्स। यहाँ पे देखो एक अंडरस्टेटमेंट
मतलब जानबूझ के एक अंडर स्टेटमेंट देते हैं जो पोएट्स यूज़ करते हैं अपने लिटरेरी डिवाइस वगैरह में, मतलब पोएम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, और जो इसका मीनिंग जो होता है वो बहुत ही अपोजिट होता है। लिटोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना एंड टिक भी कर लेना। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोएट अपने सेंटेंस में कहते हैं उसका जो मीनिंग है उसका बिल्कुल विपरीत होता है, मतलब अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। ही इज़ नो फूल, मतलब यह बेवकूफ़ नहीं है, यह बेवकूफ़ नहीं है। अगर एक लड़का है, अगर उसको बोलें कि ही इज़ नो फूल, मतलब वह बेवकूफ़ नहीं है। अगर वह बेवकूफ़ नहीं है तो बेवकूफ़ का अपोजिट क्या होगा? इंटेलिजेंट, मतलब वह अगर बेवकूफ़ नहीं है तो क्या है? होशियार है। अगर कोई इंसान बेवकूफ़ नहीं है तो वो कैसा है? होशियार है, ठीक है? उसका अपोजिट यूज़ करना है, ठीक है? ही शैल नॉट बी सॉरी, वह माफ़ी नहीं मांगेगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? वो खुश है, वो क्या है? खुश है। नेक्स्ट वन, नॉट अ लिटल मिल्क इज देयर इन द जग, मतलब थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा सा भी दूध जग के अंदर नहीं है, मतलब इनफ है। क्या है? इनफ है, मतलब जितना ज़रूरी है उतना जग के अंदर क्या है? मिल्क वगैरह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ नो मीन सिटी, मतलब मैं ऐसी सिटी में रहता हूँ, मैं ऐसी सिटी का रहवासी हूँ जहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मतलब अब उसका अपोजिट क्या हो रहा है कि रेसिडेंट ऑफ अ ग्रेट सिटी, मतलब मैं उस जगह का रहवासी हूँ जहाँ पे जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो क्या है? बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स विथ योर फ्रेंड्स।